विजय विक्रम सिंह चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं अपने हिंदी शिक्षण में लेक्चर 13 के साथ, जिसका शीर्षक है पाठ्य पुस्तक। देखिए मित्रों, पाठ्य पुस्तक की महत्ता या पाठ्य पुस्तक की अनिवार्यता, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। आज की यदि शिक्षा व्यवस्था पर आप गौर करें तो चाहे जितनी भी शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग हो जाए, लेकिन फिर भी बच्चे का जो बेस है, जो आधार है पढ़ने का, वह है उसकी पाठ्य पुस्तक। तो पाठ्य पुस्तक का कोई जोड़ नहीं है, ना ही कोई विकल्प है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो पाठ्य पुस्तक बच्चे के लिए नितांत आवश्यक है। और जब पाठ्य पुस्तक बच्चे के लिए नितांत आवश्यक है तो जरूर यह प्रश्न हमारे दिमाग में उठेगा कि अगर पाठ्य पुस्तक बच्चे के लिए इतनी ही जरूरी है तो पाठ्य पुस्तक में क्या गुण होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक किस प्रकार की होनी चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए ना। इस तरह के तमाम प्रश्न हमारे मस्तिष्क में उठने स्वाभाविक हैं। तो दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में इन्हीं टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। पाठ्य पुस्तक क्या है, पाठ्य पुस्तक की क्या गुण होने चाहिए, पाठ्य पुस्तक में क्या नहीं होना चाहिए, इस तरह के तमाम जो है टॉपिक की हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक चीज देखें, जब से लेखन कला का विकास हुआ है तब से पाठ्य पुस्तक एक प्रमुख अध्ययन सामग्री के रूप में प्रयोग की जाती है। देखिए दोस्तों, जब लेखन कला का विकास नहीं हुआ था हमारे यहाँ, जब गुरुकुल पद्धति थी, गुरुजी पेड़ के नीचे बैठ करके अपने रटे हुए ज्ञान को, याद किए हुए ज्ञान को बोलते थे और बच्चा उसे सुनता था और वह भी उसे रटता था, याद कर लेता था, तो उस समय एक अलग शिक्षा व्यवस्था थी। और आप जान रहे होंगे, इसीलिए उस समय ना तो हर बच्चा पढ़ पाता था और ना इतनी पढ़ने में सुविधाएं थी। और जब से पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया गया है तब से देख लीजिए हर बच्चा आज पढ़ रहा है। तो जब लेखन कला का विकास नहीं हुआ था तब तो सब कुछ ओरल था, मौखिक था। लेकिन जैसे ही लेखन कला का विकास हुआ तो तुरंत लोगों ने क्या किया कि वैदिक मंत्रों को, ऋचाओं को, वेदों को, उपनिषदों को लिखा और फिर गुरु जी के द्वारा उनको सामने रखकर उनका पाठ किया जाने लगा और बच्चे उसे सुनते थे, जरूरत पड़ने पर पढ़ते थे। बच्चे वर्णों का ज्ञान प्राप्त करने लगे, पढ़ने का ज्ञान प्राप्त करने लगे, लिखने का ज्ञान प्राप्त करने लगे और इस तरह से पढ़ने में सुविधा हो गई। तो जब से लेखन कला विकसित हुई है तब से पाठ्य पुस्तक हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग रही है, हमारी शिक्षा व्यवस्था का एक अनिवार्य अंग रही है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक को ही आधार बनाकर बालक सीखता है, तब पाठ्य पुस्तक में निम्न गुण होना चाहिए। देखिए ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चाहे जितनी भी शिक्षण सहायक सामग्री का विकास हो जाए, लेकिन बिना पाठ्य पुस्तक के शिक्षा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई शिक्षण सहायक सामग्री वो तो क्यों सहायक सामग्री है, हेल्पिंग है ना, तो मुख्य तो कोई होना चाहिए। तो मुख्य कौन है? हमारी पाठ्य पुस्तक। इसलिए पाठ्य पुस्तक को ही आधार बनाकर बालक सीखता है। तो ऐसे में बालक को, जो बालक की पाठ्य पुस्तक है उसमें निम्न गुण होना चाहिए। देखिए, अगर हम पाठ्य पुस्तक के गुणों की बात करें तो हम पाठ्य पुस्तक को दो भागों में बांट सकते हैं, आंतरिक और बाह्य। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी पुस्तक के दो भाग होते हैं, एक उसका बाह्य भाग होता है, एक्सटर्नल पोर्शन होता है, और एक उसका इंटरनल पोर्शन होता है। तो हम आंतरिक भाग को और बाह्य भाग दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप इसे एक पाठ्य पुस्तक मान लें तो ये दोनों इसके बाह्य भाग हैं और ये जो अंदर लिखा गया है ये इसका आंतरिक भाग है या इंटरनल भाग है। तो पाठ्य पुस्तक के दो भाग हो गए, बाह्य और आंतरिक। लेकिन हाँ, एक चीज इसमें विशेष रूप से मैं आपको इसलिए बल दे रहा हूं इस पर कि लास्ट में एक चीज मैं इसमें जोड़ूंगा कि उसकी लिखावट कैसी है, चित्र सुंदर है, सुंदर मतलब चित्र साफ है, स्पष्ट है, पेज क्वालिटी कैसी है, ये भी बाह्य गुण में ही शामिल किया जाता। तो आइए देखते हैं पहले पाठ्य पुस्तक के बाह्य गुण क्या होने चाहिए। पाठ्य पुस्तक का आवरण पृष्ठ अत्यंत आकर्षक होना चाहिए। देखिए दोस्तों
जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम छोटे बच्चों की शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम बड़े बच्चों की शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो पाठ्य पुस्तक, भाई छोटा बच्चा है, अगर उसको किताब देखने में अच्छी नहीं लगी तो कभी नहीं जो है उससे वो पढ़ेगा ना। अगर उस बच्चे को कोई भी खिलौना देखने में अच्छा नहीं लगा तो वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो वो उसे कभी नहीं खरीदेगा। तो सबसे पहला जो आकर्षण है वो मुख्य पृष्ठ का है या आवरण पृष्ठ का है। आवरण पृष्ठ माने पाठ्य पुस्तक का एकदम सबसे पहला कवर पेज। तो जो कवर पेज होना चाहिए वो अत्यंत आकर्षक होना चाहिए। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बता देता हूँ जो कि आपकी विविध परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है, आप इसे कहीं नोट कर लीजिएगा। आवरण पृष्ठ का बच्चे के सीखने से कोई प्रत्यक्ष लेना देना नहीं होता है। कहीं नोट कर लीजिएगा, आवरण पृष्ठ का बच्चे के प्रत्यक्ष सीखने से कोई लेना देना नहीं होता है। आवरण पृष्ठ से बच्चा कुछ नहीं सीखता, बस वो क्यों होता है, ताकि वो अच्छा लगे देखने में, पुस्तक अच्छी लगे देखने में और बच्चा उसके प्रति आकर्षित हो। तो वो केवल आकर्षण के लिए है जो है, बाकी उसका बच्चे के सीखने से कोई लेना देना नहीं है। ठीक। अगला, पाठ्य पुस्तक का शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो अंदर की विषय वस्तु को परिलक्षित करे। बहुत आसान सा पॉइंट है दोस्त। एक बात बताइए, आप जब छोटे क्लास के बच्चों को देखिए, 1st to 5th के बच्चों को देखिए, जब उनकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आप खरीदते हैं तो हिंदी की पाठ्य पुस्तक, गणित की पाठ्य पुस्तक, विज्ञान की पाठ्य पुस्तक, क्या सबके शीर्षक एक ही होते हैं? नहीं, सबके शीर्षक एक नहीं होते हैं, सबके शीर्षक अलग अलग होते हैं। विज्ञान आओ करके सीखें ना, विज्ञान आओ करके सीखें ना। अंक जो अंक गणित, ठीक। इसी तरह से जो है नूतन हिंदी, सरल हिंदी, नवीन हिंदी, कुछ भी लिखा हो ना, तो आप ये जानते हैं अच्छी तरह से कि प्रत्येक विषय की पाठ्य पुस्तक का शीर्षक एक नहीं हो सकता। तो जो शीर्षक हो किताब का, जो नाम दिया गया हो किताब को, वह ऐसा हो कि उसको देख के ये पता चल जाए कि ये हिंदी की पुस्तक है या गणित की पुस्तक। अब पता चला किताब तो गणित की है और ऊपर लिखा हुआ है नूतन हिंदी, तो क्या ये पाठ्य पुस्तक की दृष्टि से उचित है? आप सोचकर बताएं, कतई उचित नहीं है। तो पाठ्य पुस्तक का शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो अंदर की विषय वस्तु को परिलक्षित करने वाला हो। नेक्स्ट आइए देखते हैं नंबर 3, पाठ्य पुस्तक के बाह्य गुणों में लेखक का परिचय भी होना चाहिए। आपने देखा होगा ज्यादातर अधिकांशतः जब आप किताबें खरीदते हैं तो किताब का जो सबसे पीछे वाला भाग होता है, किताब का जो सबसे पिछला पोर्शन होता है, उस पर अधिकांशतः लेखक परिचय लिखा होता है ना। जैसे अगर मान लीजिए बच्चे की किताब है सोहनलाल द्विवेदी जी की द्वारा लिखी गई दूध बतासा ना, तो अब दूध बतासा तो शीर्षक है, दूध बतासा। अच्छा, अब दूध बतासा देखते ही आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये छोटे बच्चे की किताब है और हिंदी की किताब है। हंसगुल्ले देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये किताब जो है हास्य की प्रधान चीजों पर आधारित होगी, चुटकुल्ले, कहानियां जो हास्य प्रधान हो। तो वही चीज मैंने कहा कि शीर्षक ऐसा हो जो कि देखते ही पता चल जाए कि इसमें अंदर है क्या। अगली चीज जो हमने अभी चर्चा की, पाठ्य पुस्तक के बाह्य गुणों में लेखक का परिचय भी होना चाहिए। देखिए दोस्तों, किताब के सबसे पीछे वाले भाग पर लेखक का परिचय दिया होना चाहिए। यह भी पाठ्य पुस्तक का एक अच्छा गुण है और ये गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने कहा कि अंदर के भाग में ये गुण दिखता है। पाठ्य पुस्तक की गुणवत्ता वो कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका मुद्रण, उसकी प्रिंटिंग कैसी है, एवं अक्षरों की मोटाई। अब पता चला बहुत महीन लिखा है, छोटे बच्चे की किताब है, बच्चा उसको पढ़ ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से जो है, या अब बहुत बड़ा लिखा है तो भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो
जो है पृष्ठों की क्वालिटी कैसी है, उसकी टाइपिंग की क्वालिटी कैसी है, अक्षरों की मोटाई कैसी है, ये सब के सब किसमें शामिल है? पाठ्य पुस्तक के बाह्य गुण में शामिल हैं। तो इस चौथे तथ्य को बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। आइए चर्चा करते हैं पाठ्य पुस्तक के आंतरिक गुण की। देखिए, पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण ही सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्त। बाह्य गुण में अगर थोड़ी बहुत कमियां भी रही तो स्वीकार्य हो सकते, पर आंतरिक गुण में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आंतरिक गुण है जैसे पाठ्य पुस्तक में बच्चे को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर किताब बच्चे को देखने में अच्छी नहीं लगी, पूरी पुस्तक की मैं बात कर रहा हूं, केवल कवर पेज की नहीं, मैं पूरी पुस्तक की बात कर रहा हूं, अगर पुस्तक बच्चे को देखने में अच्छी नहीं लगी तो बच्चा कभी नहीं खरीदेगा। आप देखिए, जो हम आप अपने लिए कहानी की किताब खरीदते हैं तो उसमें कहीं कोई चित्र नहीं बना होता, लेकिन जो बच्चे की कहानियों की किताब होती है उसमें जगह जगह चित्र बने होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा उन चित्रों को देख करके आकर्षित होता है। अरे ये तो शेर है, ये शेर इसे मार रहा है, क्यों मार रहा है, इस तरह की चीजों को, तो उसको लगता है कि हम पढ़ेंगे तो जान पाएंगे कि शेर क्यों गधे को मार रहा है। तो इस तरह से जो है बच्चे की जो किताब होनी चाहिए वो बच्चे को अपनी ओर आकर्षित करने वाली होनी चाहिए। नंबर 2, पाठ्य पुस्तक का निर्माण बच्चे की रुचियों एवं क्षमताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्त। पाठ्य पुस्तक जो है, पाठ्य पुस्तक का जो निर्माण होना चाहिए वो बच्चे की रुचि के अनुसार होना चाहिए, बच्चे की रुचियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए और उसकी क्षमता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। अब पता चला कि बच्चा जो है छोटा है, अब आपने ऐसी पाठ्य पुस्तक बना दी जो बिल्कुल नीरस है, जिसमें चित्र नहीं है, जिसके अक्षरों का साइज भी बिल्कुल सामान्य है, तो इस तरह की किताब कभी भी बच्चे को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगी। भाई क्यों ए फॉर ए लिखा होता है, वहीं बगल में सेब का चित्र बना होता है? क्योंकि बच्चा उस चित्र के माध्यम से ए को सीखता है। पहले वो ए से एप्पल नहीं सीखता, हमने चर्चा की है, वो एप्पल से ए सीखता है। तो जो बच्चे की पुस्तक हो वो उसकी रुचि के अनुसार होनी चाहिए। जैसे छोटे बच्चे चित्र देखना ज्यादा पसंद करते हैं तो बच्चे की पुस्तकों में रंगीन चित्र होने चाहिए। दूसरी चीज है, छोटे बच्चे कहानी पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं, तो जो बच्चे की पुस्तक हो वो कहानी प्रधान हो। ये नहीं कि सब कहानी ही हो, बट यह है कि उसमें कहानी की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे की रुचि और उसकी क्षमता, भाई बड़ा बच्चा है अगर तो कोई जरूरत ये चीज नहीं है, क्योंकि उसकी क्षमता विकसित हो चली है। 9th-10th में ये चीज नहीं होगा तब भी काम चलेगा, लेकिन उसके पहले ये चीज होनी चाहिए। अगला, पाठ्य पुस्तक सदैव बच्चे के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्त। देखिए, पाठ्य पुस्तक कोई भी हो, भाई आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं और कहानियां वो रख दी जाएं आपके सिलेबस में जो ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ाई जाने लायक है। आगे की कहानियों को रख दिया जाए, या आगे के उपन्यास को रख दिया जाए, या मुक्तिबोध की कविताओं को रख दिया जाए, तो ये इनको समझना हाई स्कूल के बच्चे के लिए कठिन काम हो जाएगा। तो ऐसे में जो भी पाठ्य पुस्तक हो वो सदैव बच्चे के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। बच्चा जिस लेवल का है उसी लेवल की उसकी किताब भी होनी चाहिए। अगला, पाठ्य पुस्तक की भाषा सरल सुबोध होनी चाहिए तथा भाषा की विविध छटाएं होनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, चूंकि ये लैंग्वेज से रिलेटेड पॉइंट है और एकमात्र पॉइंट है। देखिए क्या कहते हैं, पाठ्य पुस्तक की भाषा सरल एवं सुबोध होनी चाहिए। मतलब जो बच्चे की किताब होनी चाहिए उसकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि वो एक बार पढ़ने में ही बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए। अगर वो पढ़ने पर बच्चे को समझ में ही नहीं आई तो बच्चे का मन ही नहीं लगेगा। तो भाषा सरल सुबोध और भाषा की विविध छटाएं होनी चाहिए। विविध छटाओं का मतलब यह है कि सारी भाषा बिल्कुल एक ही प्रकार की नहीं होनी चाहिए। सारी भाषा बिल्कुल एक ही तरह की नहीं होनी चाहिए। भाषा के अलग अलग रूप वहां विद्यमान होना चाहिए। मतलब जैसे उसमें कुछ खड़ी बोली के शब्द भी हों तो जगह पड़ने पर, स्थान मिलने पर कहीं उसमें जो है देशज शब्दों का भी प्रयोग किया जाए, तो कहीं उसमें तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया जाए, लेकिन वो प्रयोग बच्चे के स्तर के अनुकूल और उसकी रुचि के अनुकूल ही होना चाहिए। दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान रखिएगा, भाषा की विभिन्न छटाओं का एक मतलब और भी है। जैसे जब आप विज्ञान के पाठ का प्रयोग करते हैं, मान लीजिए कि आपने जो है ज्योति बसु पर कोई ज्योति बसु या मतलब कोई भी वैज्ञानिक आप मान लीजिए कि
मान लीजिए कि बच्चे को एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में बताया जा रहा है। अब वहाँ मिसाइल या लॉन्चिंग पैड इस तरह के जो शब्द है उन शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि बच्चा उन्हें सीख सके। अगर वही बच्चे को जीव विज्ञान से रिलेटेड कोई शरीर जो है चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो मानव शरीर, हृदय, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर बच्चे को प्रकृति से रिलेटेड कोई पाठ पढ़ाया जा रहा है तो नदी, झरना, पर्वत, घाटी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इस तरह से जो पाठ्य पुस्तक हो वो एक स्तर के अनुकूल हो और प्लस उसमें जो भाषा हो वो सरल हो, सुबोध हो और उसमें अलग अलग छटाएं हो भाषा की, ताकि बच्चा अलग अलग तरह की शब्दावलियों का ज्ञान कर सके। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तक में पाठ विविध प्रकार के होने चाहिए, उनमें एक रस्ता नहीं होनी चाहिए। देखिए ये बात मैंने ऊपर ही आपसे कही कि अगर आप किसी भी पाठ्य पुस्तक में बच्चे के लिए केवल और केवल कविताएं ही रख देंगे तब भी वो पढ़ने में अच्छी नहीं लगेगी। आप ही सोचिए, अगर कोई काव्य संग्रह आप खरीद के लाते हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, लेकिन एक ऐसी पत्रिका जो खरीद के लाते हैं जिसमें कुछ गजल भी हों, कुछ कविताएं भी हों, कुछ कहानियां भी हों, तो उसको अगर एक बार उठाते हैं तो खत्म कर देते हैं पढ़ के। क्यों? क्योंकि वहां आपको उबन नहीं लगती। तो बिल्कुल सेम चीज वही बच्चे के साथ भी है कि भाई बच्चे की जो पाठ्य पुस्तक, अब ऐसा नहीं कि उसमें सब कहानी के ही पाठ हों या सब कविताएं ही हों, कुछ कविताएं हों, कुछ कहानियां हों, कुछ विज्ञान से जुड़े पाठ हों, इस तरह से अलग अलग तरह के पाठ होने चाहिए। ठीक है, तो उनमें एक रास्ता नहीं होनी चाहिए। नंबर 6, पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कार्यों में भी विविधता होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, पाठ्य पुस्तक का जो अभ्यास कार्य है, पाठ्य पुस्तक का जो अभ्यास कार्य है उस अभ्यास कार्य में भी विविधता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक ही तरह का अभ्यास कार्य होगा, बिल्कुल सारे लॉन्ग टाइप के आंसर ही होंगे या सारे शॉर्ट टाइप के आंसर ही होंगे, सारे बहुविकल्पी तरह के प्रश्न होंगे, तब भी बच्चा उबेगा। उसमें कुछ बड़े उत्तर देने वाले प्रश्न हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हो, कुछ रिक्त स्थान की पूर्तियां हो, कुछ सही गलत का निशान लगाने वाले केवल हो, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन हो। तो जब अलग अलग तरह के क्वेश्चन होंगे तो बच्चे का करने में मन लगेगा। अगला, पाठ्य पुस्तक में करके सीखने पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्त, बहुत अच्छा पॉइंट है। वो चाहे हिंदी की किताब हो चाहे विज्ञान की, ऐसा नहीं कि करके सीखने मतलब केवल विज्ञान, चाहे वो हिंदी की किताब हो चाहे विज्ञान की किताब हो, हर किताब में बच्चे को इतना अवसर दिया जाना चाहिए कि वो स्वयं से उसका प्रयोग करे और सीखे। जैसे हिंदी की किताब में भी आप देखते होंगे, छोटे बच्चों की किताब में हर पाठ के अंत में 1-2 प्रोजेक्ट की चर्चा की गई। अभी अध्यापक पर डिपेंड करता है वो कराता है नहीं कराता है। हम यहाँ बात अध्यापक की नहीं कर रहे हैं, बात पाठ्य पुस्तक की कर रहे हैं। तो पाठ्य पुस्तक के अंत में जरूर 1 प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट बनवाने की बात की गई है। तो कोई भी पाठ्य पुस्तक ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें करके सीखने पर बल दिया जाए, ताकि बच्चा खुद से मन लगाकर उस कार्य को करे और करके उसे सीखे। अगला, पाठ्य पुस्तक चित्रात्मक होनी चाहिए। मैंने आपसे पहले भी इसकी चर्चा की कि जो छोटे बच्चों की किताब है वो चित्रात्मक होनी चाहिए। किसी भी पाठ में 2-3 चित्र होना, हाँ लेकिन एक बात ध्यान रखिए, बहुत अधिक चित्रात्मक भी नहीं होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक, कॉमिक एक अलग बात है। कॉमिक बच्चा ज्ञान के लिए नहीं पढ़ता, वो मनोरंजन के लिए पढ़ता है और वो चित्रों के माध्यम से ही चीज को समझता है कॉमिक में। लेकिन पाठ्य पुस्तक कॉमिक से अलग है, इसलिए पाठ्य पुस्तक चित्रात्मक होनी चाहिए, लेकिन अतिशय चित्रात्मक भी नहीं होनी चाहिए कि सब चित्र ही चित्र भरे पड़े हों, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। अगला, प्राथमिक कक्षा में पाठों की संख्या 15 तथा माध्यमिक कक्षा में 25 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह भी पाठ्य पुस्तक का एक गुण है कि जो पाठ्य पुस्तक हो उसमें अगर प्राइमरी लेवल की पाठ्य पुस्तक है, प्राइमरी स्तर की पाठ्य पुस्तक है, तो उसमें जो पाठ हो वो 15 पाठ से अधिक नहीं होने चाहिए। और अगर माध्यमिक लेवल की है, 6 to 8 की किताब है, तो 25 चैप्टर से अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा
पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड चैप्टर, पाठ्य पुस्तक के गुण, पाठ्य पुस्तक से जुड़ी विभिन्न बातें। अब जो हमने कहा क्या नहीं होना चाहिए, तो जो गुण है इसी का उल्टा कर दीजिए। जैसे छोटे बच्चों की जो पुस्तक है उसमें एक रस्ता नहीं होनी चाहिए, उसकी भाषा कठिन नहीं होनी चाहिए, वह पुस्तक चित्रों के बिना चित्रों वाली नहीं होनी चाहिए, उसका मुख्य पृष्ठ आकर्षक न हो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल इन्हीं को उल्टा कर दीजिए, ये चीजें पाठ्य पुस्तक में नहीं होनी चाहिए। जो मैंने एक बात आपको विशेष रूप से नोट कराई थी, फिर बता देता हूं, अंत में नोट कर लीजिएगा कि पाठ्य पुस्तक का जो मुख्य कवर पेज होता है या पाठ्य पुस्तक का जो आवरण पृष्ठ होता है उसका बच्चे के सीखने से कोई लेना देना नहीं होता, वो केवल बच्चे के आकर्षण के लिए होता है, ताकि उसे देखकर बच्चा उसे खरीदने के लिए या उसे पढ़ने के लिए लालायित हो सके। तो मेरे दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर चर्चा करेंगे विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्रियों की। तो पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।